हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड होप यू वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है ना। इसके जो बाकी पार्ट्स है पार्ट नंबर 1 एंड 2 वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर प्लेलिस्ट है वो भी जाकर आप चेक कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्लास कर लेते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना ज़रूर है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। नहीं पता तो मैं अभी बता दूंगी। फिलहाल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कि ये कब प्रस्तुत किया गया था, कौन से ईयर में। ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1967। ठीक है। जब इस बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही थी पूरा कॉन्सेप्ट कि एक तो महाद्वीपीय विस्थापन वाला था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वो अलग है, यह प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट्स जो है वो खिसक रही हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो रही है। और यहाँ पर हमने इन्होंने जो प्रस्तुत किया था इसमें उन्होंने 7 प्लेट्स के बारे में बात की थी। इसके अलावा बोला था कि और भी छोटी छोटी प्लेट्स है जो कि खिसक रही हैं, चल रही हैं, चलायमान आप एक तरीके से कह सकते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि जो प्रशांत प्लेट है, ठीक है, ये मेनली महासागरीय प्लेट है और जो आपकी यूरेशियन प्लेट्स है ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट है, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो है ये कब प्रस्तुत किया गया था, 1967 में। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये भी देख लीजिए। ये थे मैकेंजी, इसके अलावा पार्कर और मॉर्गन, ये 3 हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में पूछा जाता कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और तीनों का नाम होता तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का दक्कन ट्रैप जो है उसकी जो शैल है यानी उसकी जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। यानी जो वोल्केनो जो है या फिर ज्वालामुखी जो है उसमें उद्गार हुआ, उसमें से लावा बाहर निकला, उसके बाद कौन से तरीके के ज्वालामुखी उद्गार का ही परिणाम है ये वाली शैल। भारत का जो दक्कन ट्रैप है इसकी जो चट्टानें बनी है वो कौन से टाइप से बनी है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह। ठीक है, प्रवाह। इसमें क्या होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, और ये आज के टाइम की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का जो पठार है, महाराष्ट्र पठार इसको आप बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा बेसाल्ट लावा प्रवाह से निर्मित हुआ था, है ना। और बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा था ये प्रवाह, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से बने रहने का प्रमुख कारण क्या है। आपको पता है हमारे जो ये जो प्लैनेट्स हैं इसको हमने इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में डिवाइड किया है। ठीक है ना। तो इनमें एक तो है आपका पार्थिव ग्रह और यह है जोवियन। जोवियन ग्रह का मतलब होता है जुपिटर लाइक यानी बृहस्पति जैसे ग्रह। तो इनका जो वायुमंडल होता है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है। और इन ग्रहों की अगर बात करें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका दूरी की वजह से। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ग्रह शामिल है आपके, बृहस्पति है, इसके अलावा शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। ठीक है, ये ग्रह आपके जोवियन लाइक या जाइंट ग्रह भी आप इनको प्लैनेट बोल सकते हैं। और यहाँ का जो वायुमंडल है वो मेनली इन्हीं गैसों से मिलकर बना है, और गैसेस भी पर वो कम हैं। किसी किसी ग्रह पे, इनमें शनि पे या फिर कह सकते हैं इनमें अलग है, लेकिन जो मेन बनेगा वो इन दोनों गैसेस से मिलकर ही बना है, क्योंकि जो अर्थ है वो पास में है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर दूरी जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहेगा। वैसे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी है, लेकिन सबसे जो बड़ा रीज़न है वो दूरी ही रहेगा, क्योंकि दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो सौर पवन है वो उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। तो ये जो है इन दोनों की जो गैसेस हैं ये इस पर ही रह जाते हैं। दूसरी बात है गुरुत्वाकर्षण बल जो छोटे ग्रह हैं उनके ऊपर कम रहता है, तो फिर गैस नहीं टिक पाती, लेकिन इस वाले पे है। लेकिन अगर मेनली बात करें यहाँ पर तो इसका आंसर रहेगा आपका दूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेंटल की गहराई कितनी है। आपको पता है अर्थ जो है उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो है क्रस्ट, उसके बाद वाली लेयर है आपकी मेंटल, और उसके अंदर जो है वो है आपका कोर या क्रोड भी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। तो मेंटल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। हमने बात की थी लास्ट जो लेक्चर किया था
इसमें आपका जो ऊपर था वो था दुर्बलता मंडल और फिर ये था आपका मेंटल। ठीक है, तो आपको पूरा ही बताना है, ओवरऑल बताना है कि जो मेंटल है वो कितने एरिया में है, तो आपको बताना है कितनी गहराई तक है ये। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। तो आपको अगर पूछा जाए कि मेंटल की गहराई कितनी है तो आप बताएंगे 2900 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 5। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन में फैलाव करती है। ठीक है, जब हमने अपनी क्लास की थी तो उसमें हमने देखा था पी और एस टाइप की जो तरंगे हैं उनमें डिफरेंस देखा था क्या है। इसके अलावा हमने सरफेस जो वेव्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव्स होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी वेव कौन सी, तो ये आएगी आपकी धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स। तो आपको फिलहाल पूछा गया है कि भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है, वो कौन से टाइप की वेव है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगे। ठीक है, पी तरंगों की वजह से क्या होता है, चट्टानों में संकुचन और फैलाव की स्थिति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वेगनर जो है उसने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी ठहराया था। ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। ठीक है, यानी जो कॉन्टिनेंट है वो अपनी जगह से अलग हुए, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है, ये अलग है। तो आपको बताना है कि वेगनर ने इन कौन से दो फोर्सेस को रिस्पॉन्सिबल माना है महाद्वीपियों के विस्थापन के लिए यानी कि उनके ड्रिफ्ट के लिए। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्या है इसका आंसर, ए और बी दोनों, यानी पोलर और ज्वारीय, पोलर और टाइडल दोनों तरीके के जो फोर्सेस थे उनकी वजह से ये चीज़ हुई। पोलर के लिए अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड है, और टाइडल की बात करें तो ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से रिलेटेड है। ठीक है, की वजह से होता है, और इसकी वजह से पोलर जो फोर्स है इसकी वजह से पृथ्वी जो है वो यहाँ से थोड़ी उभरी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है आपसे कि अब अपक्षय जो है उसका प्रमुख अभिकर्ता कौन है, यानी उसके लिए इसके लिए मेन रीजन क्या है। ये जो प्रक्रिया है, और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे हम, वेदरिंग। इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारक कौन सा है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप। ठीक है, तो इसमें और आपका अपर्दन में फर्क होता है। ठीक है, अपर्दन में और इनमें वेदरिंग में और इरोजन में फ़र्क होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये वाली प्रक्रिया में जो चट्टानें हैं वो वहीं पे टूटी रहती हैं और वहीं पर ही बिखरी रहती हैं, लेकिन ये जो अपर्दन है ये बहा के लेके जाने वाली सिचुएशन होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, एक ही जगह पर। अगर वेदरिंग की बात करें तो ये होता है चट्टानों का टूटना। ठीक है, अपर्दन होता है इसमें बहाकर ले जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर। पेंजिया के विभाजन के समय कौन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए, यानी पेंजिया जो है जो कि आपका अर्थ का कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, यानी जमीन वाला जो पार्ट था, स्थल वाला जो पार्ट था वो आपका पेंजिया था, और दूसरा पार्ट था आपका पेंथलासा। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर सिचुएशन हम देखते हैं कि महाद्वीपीय पिंड थे अलग अलग। अब आपसे पूछा गया लॉरेशिया और गोंडवाना क्या ये दोनों थे, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों थे। तो पेंजिया जो है उसका विभाजन जो है किन दो बड़ी प्लेट्स में हुआ था, फिर कह सकते हैं महाद्वीपों में हुआ था। तो ये था आपका, ये रहा पहले नंबर वाला लॉरेशिया, और ये रहा आपका गोंडवाना। ठीक है, ये सारी प्लेट्स हैं, ये चलती रही, और फिर इसके बाद आज की जो सिचुएशन हम देखते हैं अर्थ की वो है। ठीक है ना, और ये जो पानी वाला पार्ट होता है, सारा पानी जो है उसको हमने क्या बोला, पेंथलासा, और जितने भी जमीन वाला पार्ट था उसको बोला पेंजिया। आगे ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर यहाँ से भी प्लेट्स जो है खिसकती चली गई, और आज के टाइम का जो हम अर्थ की शेप देखते हैं वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। टिलाइट जो है उसके संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी टिलाइट के बारे में सारे ही कथन बिल्कुल सही हैं। अवसादी चट्टानें हैं ये जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित हैं। फिर है गोंडवाना श्रेणी के आधार तल से में पाए जाते हैं, और तीसरा यहाँ पर भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका मेडागास्कर में भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द्वैतारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी जेम्स जीन्स और दूसरा है सर हैरोल्ड जाफरी, अब या फिर जेफरी। तो इसमें सोचने वाली बात यह कि इसमें था क्या, तो द्वैतारक सिद्धांत को हम बाइनरी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी थ्योरी, और
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन, ठीक है, इन दोनों ने, जब निहारिका परिकल्पना दी गई थी स्टार्टिंग में, तो उसको कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया। तो एक और थियोरी भी आई इस चीज़ को लेकर, वो ये थी कि चैम्बरलेन और मोल्टन ने बोला था 1900 में कि एक और तारा, जिसको हम कहेंगे भ्रमणशील तारा या वॉन्डरिंग स्टार, जो है वो सन के पास से निकला, और उसमें सन में से सिगार शेप इसके साइड से निकलने के कारण इसमें जो बल था, उसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जो सूरज के पास से कुछ पदार्थ साथ में निकल लिया इस तारे के साथ साथ, जैसे साइड में जा रहा था, तो ये कुछ सिगार शेप में था। और फिर ये तो तारा चला गया यहाँ से, लेकिन ये जो सिगार शेप, ये जो पदार्थ मटेरियल निकला था, ये यहीं पे भ्रमण करता रहा, घूमता रहा, और इसी से बाद में क्या प्लैनेट्स बने, ठीक है। तो ये था आपका बाइनरी थ्योरी। बाद में इसी का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था इसी टाइप की कुछ थ्योरी का, और ये थे जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन दोनों का नाम भी इसमें इंपॉर्टेंट है, बाइनरी थ्योरीज के लिए, द्वितारक सिद्धांत से रिलेटेड। इन्होंने बोला कि ठीक है, एक तो तारा था ही, सूरज तो था ही, इसके साथ ही में कोई साथी तारा भी था, यानी इसके साथ कुछ और भी था जिसकी वजह से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। निहारिका का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं धूल के घूमते हुए बादल, जो मैंने आपको नेबुलर हाइपोथेसिस जो थी वो ये है निहारिका परिकल्पना, कि गैस का एक बादल था जिसके बाद पूरा प्रोसेस हुआ और ग्रह बने, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये प्लैनेट से रिलेटेड है, ठीक है, प्लैनेट से रिलेटेड है। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो यूनिवर्स से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखने, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए 4 विकल्पों में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपके पास स्टेटमेंट है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत जो है, उसके पक्ष में एडविन हब्बल का कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है? तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया था, बिग बैंग थ्योरी जो है वो यूनिवर्स से रिलेटेड है, यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड है। आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, यानी आकाशगंगा जो है वो उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। और ये जो एक्सपेंशन है वो आज भी हो रहा है, एक्सपेंड जो है वो आज भी हो रहा है, यानी जो गैलेक्सीज हैं उनकी शेप उतनी है, वो वहीं पर ही है सब जो जहाँ पर है, लेकिन बीच में जो गैप है ये बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे, साउथ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अब पूछा है आपसे इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, यहाँ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, या फिर जलवायु विषम पाई जाती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अलग है, विषम तरीके का पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो इसका आंसर जाएगा, क्षारीय मृदा का निर्माण होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, क्षुद्र ग्रह जो है उनका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, क्या है ये वाला पार्ट है, ये आपके, ठीक है, चारों जो इनर प्लैनेट्स है ये रहे, और ये चार प्लैनेट्स आपके आउटर प्लैनेट्स अलग हैं, और ये जो बीच में आप एक लाइन देख रहे हैं ना जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, ये ही, इस लाइन को ही क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता ही सकते हैं क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर, जिसमें आपको कहा गया है कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह का तो आपको पता ही है, तो इनके बीच में जो लाखों छोटे पिंड हैं, ठीक है, यानी बाह्य ग्रह, ये रहे आउटर प्लैनेट्स, और ये आपके इनर प्लैनेट्स, इन दोनों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की जो एक पट्टी है उसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये रहे इसके सीक्वेंस के हिसाब से हमारी पृथ्वी रही 3rd नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। ठीक है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये आपकी स्थिर अवस्था क्या है? आपका स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर थियरी आप इसको कह सकते हैं,
ये किसने प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी होयल ने, ठीक है, किसने? होयल ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब यहाँ पर बात हो रही थी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन आज भी चल रहा है, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था होयल ने और बोला था कि जो ब्रह्मांड है वो वो हर समय एक जैसा ही रहा है, ठीक है। इसने बोला कि कोई विस्तार नहीं हो रहा है, कोई इस तरीके की थ्योरी नहीं है। इसने बोला कि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है वो किसी भी समय में एक जैसा ही रहा है, ठीक है, किसी भी समय में स्टेडी ही रहा है, एक जैसा ही रहा है, स्टेबल ही रहा है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने क्योंकि उन्होंने विस्तार वाले जो थियरी थी उसी को ही एक्सेप्ट किया था फिलोसफर्स ने। क्वेश्चन नंबर 19 है किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी जो है वो किस देश में है? तो ये रहेगा आपका आंसर तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में। और इसको आप सुप्त या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है लोहे में जंग लगना कहलाता है, यानी ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। हवा में नमी की वजह से ये हो जाता है और ये जो आपकी लेयर जमती है ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भ्रमणशील तारा की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अगर आपने मुझे भी ध्यान से सुना है तो आंसर आपको पता चल ही जाएगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोल्टन और चैम्बरलेन ने 1900 में प्रस्तुत की थी भ्रमणशील तारे की थ्योरी, जिसमें बोला गया था कि सन के पास एक तारा गुजरा और उस तारे के के गुजरने के साथ इसमें से कुछ मटेरियल निकला सन में से, तो ये मटेरियल जो है वो बाहर ही घूमता रहे, तारा तो चला गया लेकिन ये जो मटेरियल है ये यहीं पर घूमता रहे और बाद में इन मटेरियल से ही क्या बना? क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी एशिया में, ठीक है, ये वो एरिया है। नंबर 23 देखते हैं पृथ्वी की ऊपरी मेंटल को क्या कहा जाता है? तो अर्थ पर सबसे पहले यहाँ पर होती है क्रस्ट ऊपर वाले लेयर पर, उसके बाद फिर जो एक लेयर आती है मोटी लेयर आती है, ठीक है, तो इस लेयर को बोला जाता है दुर्बलता मंडल, ठीक है, दुर्बलता मंडल। और एस्थेनोस्फेयर भी इसको बोला जाता है। एस्थेनोस का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है, दुर्बल। तो ये एक क्वेश्चन और आता है आपका स्थल मंडल जो है वो किससे बनता है? तो स्थल मंडल आपका बनता है क्रस्ट यानी जो ऊपरी लेयर होती है उसको प्लस आपका जो ये एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, इससे मिलकर, यानी ऊपर वाले जो लेयर होती है। और फिर ये भी मेंटल के अंदर ही आती है लेकिन इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? मेंटल। और अगर स्थल मंडल की बात करें तो क्रस्ट और दुर्बलता मंडल को मिलाकर बनता है ये, ठीक है। और यहाँ दुर्बलता मंडल से ही ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो मैग्मा होता है वो निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है लेमोरिया प्रजाति के जो जीवाश्म है वो कहाँ से मिलते हैं? ये मिले हैं, इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, हर जगह से मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? इनमें से कौन सी जगह है, कौन सा पार्ट है जिसमें कि घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा आपका आंतरिक क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड। फर्स्ट लेयर है आपकी क्रस्ट, सेकंड है यहाँ पर मेंटल और थर्ड है आपकी कोर। कोर में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आउटर वाला, एक होता है इनर कोर, ठीक है। तो ये है आपका आंतरिक क्रोड। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।